पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज कहते हैं, मंत्री खजाने का क्या खबर है। मंत्री थोड़ा ध्यान न देते हुए मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, कुछ कहा आपने। महाराज पूछते हैं, मैंने पूछा खजाने का क्या खबर है। मंत्री, खजाना तो उसी की जगह आराम से है, न किसी को तंग कर रहा है और न उसे कोई बीमारी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है महाराज। सभासद हंस उठते हैं। विनोद, मंत्री जी, खजाने का स्वास्थ्य तो ठीक है, परंतु उसका हिसाब रखते रखते लगता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। सभासद फिर से हंस उठते हैं। महाराज चिल्लाते हुए, मंत्री तुम क्या काम कर रहे हो। मैंने पूछा खजाने का क्या हाल है, यानी इस महीने कितना कर जमा हुए, कितने पैसे वहाँ से खर्च हुए, इन सब का हिसाब मुझे दो। मंत्री अपना सर खुजलाते हुए, महाराज हिसाब का खाता तो मैं कल सोने समय संभाल कर रखा था, परंतु पता नहीं आज कहाँ चला गया। कवि, मंत्री जी ने संभाल कर रखा था हिसाब का खाता, आज वो कहाँ है चला गया, मंत्री जी को भी नहीं है पता। सभासद हंसते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री मेरा आदेश है कि तुम विनोद बिहारी के साथ मिलकर खजाने की वर्तमान परिस्थिति का सविशेष तथ्य मुझे दोगे। मंत्री, जी महाराज। सभा समाप्त होता है। अगले दिन सुबह विनोद तालाब में नहाते जाते समय देखता है कि पंडित तालाब में उतरे हुए हैं। विनोद, प्रणाम पंडित जी। पंडित मौन रहते हैं। विनोद, क्या हुआ पंडित जी, आपने प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित गुस्से में, चुप करो, मैं एक पंडित हूँ और मुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि तुम एक नीच जाति के लोहार हो, इसीलिए मेरे स्नान हो जाके तालाब से निकलने के बाद ही तुम तालाब में उतरना। विनोद, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, आपने तो वेद उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ है, क्या वहाँ कहीं पर भी उच्च और नीच जाति का वर्णना किया गया है। पंडित कहते हैं, विनोद तुम अपने सीमाएं लांघ रहे हो, मैं एक पंडित हूँ, राज पंडित, और मुझे तुम वेदों और उपनिषदों का व्याख्या दे रहे हो, जो खुद कभी पोथी पुस्तक न देखा हो अपने जीवन में। पंडित स्नान कर वहाँ से चले जाते हैं। विनोद कहता है, राज पंडित को एक सबक सिखाना होगा, परंतु कैसे। अभी विनोद को पंडित की गृह रखी रामू का याद आता है। एक बार रामू से मिलना होगा। अगले दिन भोर को 4 बजे विनोद पंडित के द्वार में पहुंचता है। पंडित अभी निद्रा में ही होते हैं। विनोद देखता है कि रामू भी सो रहा है द्वार पर। विनोद उस पर पानी छिड़कता है और वह हड़बड़ा कर उठता है। तभी विनोद उसे शांत कराता है। विनोद, यह तुम क्या कर रहे हो रामू, तुम्हारा काम है गृह रक्षा करना, जबकि तुम पंडित जी के सोने के साथ ही सो जाते हो। यह तो पंडित को बताना पड़ेगा। रामू डरते हुए, अरे नहीं नहीं विनोद जी, आप कृपया कर पंडित जी को कुछ न कहिएगा, वो तो मुझे बस थोड़ी आँख लग गई थी, लेकिन आप पंडित जी से शिकायत मत करिएगा, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। विनोद सोचता है कि यही अच्छा मौका है काम निकलवाने का। विनोद कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यह बताओ कि पंडित जी तो रोज़ सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन उससे पहले वो कहाँ जाते हैं, क्या तुम बता पाओगे। रामू थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा, मगर मुझे बस इतना पता है कि पंडित जी वो बड़े से बरगद पेड़ के पास जाते हैं, और हाँ, निकलते समय अपने साथ बहुत पैसे भी लेते हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ विनोद जी। विनोद कहता है, अच्छा इतना ही काफ़ी है, मैं यहाँ पर आया था, यह पंडित जी को मत बताना, ठीक है। रामू कहता है, ठीक है विनोद जी। विनोद अगले दिन भोर भोर उठकर बरगद पेड़ के पास पहुंचकर छिप जाता है और देखता है पंडित जी भी आ रहे हैं
और वह एक झोपड़ी में घुस जाता है। विनोद झोपड़ी घर की खिड़की से झांक कर देखता है कि झोपड़ी में और भी लोग उपस्थित रहते हैं और वे सारे जुआ खेलते। करीब 1 घंटे बाद जब पंडित बाहर निकलते हैं तो विनोद उनका पीछा कर बोलता है, प्रणाम पंडित जी। पंडित चौंक उठते हैं। विनोद कहता है, अरे क्या हुआ पंडित जी, आप चौंक क्यों उठे? चौंकना तो चाहिए मुझे आपको देखकर। आप तो भूत के मुंह में राम नाम का एक बेहतरीन उदाहरण है। पंडित अपने डर को छिपाते हुए कहते हैं, नमस्कार विनोद। वैसे तुमने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। विनोद कहता है, मैं समझा देता हूँ। आप तो हमेशा राम नाम तथा भक्तिमय श्लोकों का जाप करते हैं, वही दूसरी ओर देखा जाए तो आप जुआ खेलने में भी उस्ताद निकले। वैसे कितने पैसे कमाए आप आज? पंडित समझ जाते हैं कि विनोद को सब पता चल चुका है, इसीलिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। पंडित डरते हुए कहते हैं, विनोद, मैंने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए मुझे माफ़ करना, परंतु मेरे जुआ खेलने का राज महाराज के सामने मत खोलना विनोद भाई। विनोद कहता है, नहीं पंडित जी, इतनी आसानी से तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी के लिए आपको मुझे अपने कंधे पर पूरे पुष्पनगर का भ्रमण कराना होगा, वरना महाराज को। पंडित टोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं विनोद, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। विनोद पंडित के कंधे पर चढ़ता है और पंडित चलना शुरू करते हैं। भ्रमण करते हुए वे राजमहल के करीब पहुंचते हैं कि महाराज अपने खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी नज़र विनोद और पंडित पर पड़ती है, लेकिन अस्पष्टता में वह कुछ समझ नहीं पाते और क्रोधित होकर सोचते हैं, आखिर यह है कौन और एक दूसरे के ऊपर चढ़े ही क्यों हैं। महाराज सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जो मनुष्य दूसरे पर चढ़ा है, वो चाहे कोई भी हो, उसे पीटते हुए मेरे पास लाओ। विनोद भी मन ही मन सोचता है कि ऐसे चलते रहने से मुसीबत हो सकती है और पंडित से कहता है, विनोद, पंडित जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको कष्ट देकर बहुत बड़ा पाप किया है। अब आप मेरे कंधे पर बैठकर भ्रमण करें। पंडित विनोद के कंधे पर चढ़ते हैं। विनोद थोड़ी दूर चलता ही है कि राज सिपाही वहां पहुंचकर पंडित जी को उतारकर पीटते हुए महाराज के पास ले जाते हैं। विनोद भी उनके साथ जाता है। महाराज, ये क्या सिपाहियों, तुम लोग होश में तो हो ना? तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने किसको उठा लाया है? सिपाही, महाराज, हमने तो आज्ञा का पालन किया है। हमने देखा कि पंडित जी विनोद जी के कंधे पर चढ़े हुए थे, तो हमने उनको पकड़ लाया है। महाराज कहते हैं, पंडित, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? पंडित जी समझ जाते हैं कि ये सारा क्या करा है विनोद का है, परंतु सच कहने से विनोद उनकी पोल खोल देगा, इसलिए वे कहते हैं, जी महाराज, मैंने ही विनोद को कहा था कि एक साधारण सा मस्खरा होकर इतना वेतन लेना अन्याय है, इसीलिए दंड स्वरूप वो अपने कंधे पर मुझे पूरे राज्य का भ्रमण करवाएगा। महाराज को लगता है कि बात कुछ और है, लेकिन पंडित जी के उम्र को ध्यान में रखते हुए वे बात को आगे ना बढ़ाकर दोनों को जाने के लिए कहते हैं।